So hello everyone and welcome to today's session. In this video, I'm going to cover parabola quick notes revision. As this is a huge topic, conic coordinate geometry has its high weightage for JEE mains. बट द पॉइंट इज कि जब आपको क्वेश्चंस करने हैं लास्ट 1 मंथ 2 मंथ है, वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस, तो हमें जो पोर्शन कवर करना है वो पोर्शन obviously we cannot spend a lot of time on one topic, so I'm here with some short videos in which I'm going to cover all the theory part quickly, the way you revise your notes, the last 2 months. तो वही मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी. आई एम जस्ट कवरिंग द थियोरी पार्ट एंड द टूल्स बेसिकली जो आपको जंग जीतने के लिए चाहिए हैं, वो सारे मैं आपको इंट्रोड्यूस करके आपका एक क्विक रिविजन कराऊंगी. This will help you to, once if you go through this video and then you start solving the questions, so this might help you in at least एक memorization बन जाएगा कि ये चीज़ें इस chapter में हैं, ये formulas हैं, and then when you start solving the PYQs or any practice problems of this topic, so you will feel more comfortable. So ये वो videos हैं, ये वो series है जो आपके 2 महीने के बाद में जेई मेंस का एग्ज़ाम है और आपको अभी रिवीजन करना है 11th के टॉपिक्स का, एंड आप क्विक नोट्स रिवाइज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो दिस सीरीज इज फॉर यू. ओके, so in this particular whole video I'm going to cover parabola for JEE mains. My name is Niharika Jayani. Let's begin. So here I have my own notes, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर. सो पहली चीज़, कोई भी कोनिक की जो डेफिनेशन होती है, लाइक द पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, तो कोई भी कोनिक जो है बेसिकली ऑल द कोनिक, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आर पार्ट ऑफ अ कोन ओनली. किस तरीके से आप उसको कट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये डाइसेक्शंस किए हुए हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला. इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट एक डेफिनेशन सामने आती है वो है इसेंट्रिसिटी की, जो सभी कोनिक के डेफिनेशंस में अप्लाई होती है. वो ये होती है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज मूविंग इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फोकस एंड फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. एक रेशो है इसेंट्रिसिटी, ये रेशो हमेशा हर कोनिक के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू जो है लाता है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो चाहे वो सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इन सब के केसेस के अंदर एक पर्टिकुलर साइड्स का रेशियो जो है उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं और वो कांस्टेंट होता है, राइट. तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये डिफरेंशिएट किया. नाउ वी विल टॉक अबाउट वो रेशियो क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो और किन के बेसिस पे हम लोग ये कोनिक का डिवीजन करते हैं. तो सबसे पहले ये सेकेंड डिग्री कर्व आपने जो पढ़ा है, सेकेंड डिग्री कर्व होता है ax² + 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. इस पूरे कोनिक मतलब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है ये हर टाइप के कोनिक को रिप्रेजेंट कर सकती है, सर्कल को, एलिप्स को, हाइपरबोला को, स्ट्रेट लाइन को भी. तो वो डिपेंड करता है, आपको आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन देख के कि ये कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन को कर रही है, सर्कल को कर रही है, पैराबोला को कर रही है, एलिप्स को कर रही है, हाइपरबोला को कर रही है. उसके लिए सबसे पहले आप ये डेल्टा का वैल्यू चेक करें. व्हाट इज डेल्टा? यहाँ पे ए बी सी आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लिखिए ए बी सी को, राइट. उसके बाद में आप एच एच ऐसे लिखिए, फिर जी और जी लिखिए, एफ और एफ लिखिए. तो इस तरीके से आपको ये पूरा डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाना है और इस डिटर्मिनेंट फॉर्म को खोल के इसका वैल्यू चेक करना है. नाउ होपफुली यू नो हाउ टू फाइंड, हाउ टू ओपन डिटर्मिनेंट फॉर्म, एल्स यू कैन चेक. प्लस माइनस प्लस करके ये लिया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये लिया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया. दिस इज हाउ यू ओपन द डिटर्मिनेंट फॉर्म. खोलना है, सॉल्व करना है. अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है अगर डेल्टा 0 आता है. डेल्टा कैसे निकाला हमने? डेल्टा निकाला इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से सॉल्व करके. और ए बी सी क्या है, आपका जो 2 डिग्री का फॉर्म है उसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, y² का कोफिशिएंट b है, xy का कोफिशिएंट 2h है, x का 2g है, y का 2f है और कांस्टेंट टर्म c है. इसके बेसिस पे आपको a b c f g h और c की वैल्यू निकालनी है. चेक डेल्टा.
अगर डेल्टा 0 नहीं आता तो वो इनमें से किसी एक कोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। किसको कर रही है चेक करने के लिए, अगर h 0 आता है तो वो सर्कल को कर रही है, यहाँ पे जो h है। अगर h स्क्वायर इक्वल्स टू AB आता है तो पैराबोला, h स्क्वायर AB से कम आता है तो एलिप्स, और h स्क्वायर AB से ज़्यादा आता है तो हाइपरबोला को। आपको अगर इसेंट्रिसिटी मालूम हो तो इसेंट्रिसिटी अगर 1 आती है तो पैराबोला, लेस देन 1 आती है तो एलिप्स, ग्रेटर देन 1 आती है तो हाइपरबोला। सो दिस इज बेसिकली एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन है। इफ यू कैन सी दिस 2 डिग्री इक्वेशन तो उसको देख के आपको ये पता लग जा रहा है कि भाई कौन सा कोनिक हम, वो कोनिक का क्वेश्चन है। तो नॉर्मली व्हेन वी सॉल्व तो हमें पता होता है हम पैराबोला की शीट कर रहे हैं, एलिप्स की कर रहे हैं, हाइपरबोला की कर रहे हैं, तो हमें बाय डिफॉल्ट पता होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम यू डोंट नो कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द इक्वेशन गिवन इज हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला। तो क्योंकि हम ये पैराबोला का बात कर रहे हैं तो मैं इस पूरे वीडियो में सिर्फ पैराबोला के बारे में ही बात करूंगी। तो पैराबोला का हमारा h जो है वो 0 हो गया और इसेंट्रिसिटी आपकी क्या हो गई, सॉरी h स्क्वायर जो है आपका AB के बराबर हो गया, और आपका इसेंट्रिसिटी जो है वो किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर। तो h स्क्वायर AB के बराबर आएगा और इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर आएगी, तो वो क्या है आपका पैराबोला है। नाउ पैराबोला की जो बेसिक डेफिनेशन है, पैराबोला जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो इसी तरीके का होता है, वैसे 4 होता है पर स्टैंडर्ड इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का ये जो पॉइंट होता है बिल्कुल जिसके अबाउट ऊपर नीचे वो सिमेट्रिकल होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। फोकस जो है एक फिक्स पॉइंट से, पैराबोला पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, उस फिक्स पॉइंट से इस फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो इसी पॉइंट से अगर हम एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाए वो बराबर आता है। दिस इज बेसिकली द रेशो वी वर टॉकिंग अबाउट विच इज इसेंट्रिसिटी, विच इज PS अपॉन PM। सो यू विल से दैट PS अपॉन PM जो है ये इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 1 है पैराबोला के केस में। क्योंकि ये 1 है तो यहाँ से PS जो है PM के बराबर आएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस एक फिक्स लाइन जो है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे बराबर आएगा। तो दिस इज द लाइन विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वर्टेक्स। जितना डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस के बीच में होता है उतना ही डिस्टेंस आपका वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में होता है, इस लाइन के बीच में होता है, राइट। तो जो कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे, पैराबोला से उसका फोकस का जो डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स पे वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसी रेशो को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्योंकि पैराबोला में ये 1 होती है इसलिए PS इक्वल्स टू PM आपका आ गया है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि पैराबोला क्या है, पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, लोकस मतलब ट्रेजेक्ट्री, रास्ता। अगर इस पॉइंट को घुमाऊं मैं, सारे ऐसे पॉइंट्स निकाल लूं, सारे ऐसे पॉइंट्स निकाल लूं जिनका डिस्टेंस फोकस से और इस लाइन पे परपेंडिकुलर बराबर है, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो हमें पैराबोला मिलेगा। मतलब इस P पॉइंट का लोकस जो है उसको हम पैराबोला बोलते हैं, सच दैट PS इज इक्वल्स टू PM। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट whose perpendicular distance on directrix is equal to distance between point and focus is called as parabola. So this is the definition, main definition of parabola. इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड form of parabola which is y square equals to 4ax. This is the standard form of parabola, right? इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसको हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेते हैं। होप कि आप लोगों ने टॉपिक डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ रिविजन मोड में करा रही हूँ। इफ यू हैव नॉट डन दैट इन डिटेल यू कैन चेक आउट द डिटेल पैराबोला वीडियो अच्छे से सारी चीज़ें समझने के लिए। आई एम कीपिंग दिस एज अ रिविजन वीडियो। सो नाउ आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल फास्ट नाउ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो है, इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है ये वर्टेक्स है आपका, ये फोकस है। फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस आपका क्या है, A, और डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच में भी क्या है, A।
तो फोकस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है वो a,0 होता है। उसी से परपेंडिकुलर जो लाइन हम बनाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। दिस इज लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम इज अ लाइन, LR जिसको हम बोलते हैं, LR इज अ लाइन, लेटस रेक्टम इज अ लाइन जो कि फोकस से पास होती है और परपेंडिकुलर भी होती है, उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। और हर परपेंडिकुलर कॉर्ड, बेसिकली हर परपेंडिकुलर लाइन इस एक्सिस, एक्सिस क्या है, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। डायरेक्ट्रिक्स की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और फोकस से पास होनी चाहिए, उसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ऑर्डिनेट क्या है, सिर्फ इस ऊपर वाले हिस्से को ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जो पैराबोला के अंदर है, ठीक है, एक्सिस से परपेंडिकुलर है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन है और पैराबोला के अंदर है, उसका सिर्फ ऊपर का या नीचे का हिस्सा है, उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस पूरे को हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी लाइंस पैराबोला के अंदर है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है उसको हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियरली a,0, अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे a डालूं, आप क्लियरली दे सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे a डालूं तो y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस, दिस इज 4a स्क्वायर, तो प्लस माइनस 2a आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू में a डालती हूँ तो जो मेरा पॉइंट आएगा पैराबोला पे वो a,2 है या a,-2 आएगा। तो दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, a,2 एंड a,-2। इस लाइन को हम टैंजेंट ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं, जो वर्टेक्स से पास होती है और टैंजेंट होती है। तो ए बी आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया, एल आर आपका ब्लू वाला हो गया। एल आर की लेंथ कितनी आई, ये 2a है, ये 2a है, तो टोटल कितना हुआ 4a। तो a आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल आर इंटू एक्स। तो आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का जो कोफिशिएंट है वो लेंथ ऑफ एल आर ही आती है। नाउ अगर मैं बात करूं इसकी, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब कोई भी अगर मुझे रैंडम पॉइंट लेना हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला पे, तो वो होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। आप निकाल सकते हैं, आप y की वैल्यू 280 इस इक्वेशन में डाल के देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में आप y की वैल्यू 280 डालेंगे यहाँ पे, तो 280 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो x आपका आ गया 80 स्क्वायर। So clearly you can say that the parametric coordinates of parabola y square equals to 4x is 80 square comma 280. Moving ahead, चार तरीके के डिफरेंट पैराबोलाज है, जो मेजरली यूज होता है वो यही है। ये डबल स्टार पैराबोला है जिसपे ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा स्टार वाला है ये वाला x square equals to 4x, राइट। सो ये राइट साइड फेसिंग ओरिजिन से, ओरिजिन पे वर्टेक्स y square equals to 4x, तो इसके वर्टेक्स कहाँ है, 0,0 पे है, क्योंकि y अकेला है x अकेला है। यहाँ पे x अकेला है y अकेला है, इसलिए इसका वर्टेक्स भी 0,0 है। और ये जो x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay हो गया, तो ये नीचे की साइड आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और इसका वर्टेक्स भी क्या है 0,0 है। ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, तो ये ऊपर की तरफ बन रहा है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है, ये नीचे की तरफ बन रहा है, ये माइनस का है तो लेफ्ट में राइट में। तो ये आपको चारों पैराबोला का डायग्राम एटलीस्ट याद होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जरूरी नहीं है ना वर्टेक्स 0,0 पे आए। तो मान लो अगर आपके सामने ये इक्वेशन है, तो आप इसको पहले जो चार स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उसमें चेंज करो। तो जैसे आप इसको कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12 कैपिटल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, इस पैराबोला का वर्टेक्स है 0,0। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू 3 इंटू वाई, राइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। इसका वर्टेक्स इस वाले का देखो, इस वाले का वर्टेक्स क्या है 0,0, फोकस होता है a,0, तो फोकस a,0 मतलब इस वाले केस में नीचे की तरफ है, राइट। तो 0, माइनस मतलब ये x को इक्वल टू -4x है, तो 4ay है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका आएगा 0, -a आपका फोकस होता है, तो यहाँ पे आया 0, -3, ये आपका फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी यहाँ पे,
बिल्कुल a डिस्टेंस पे ऊपर होगी, तो ये होगा 0, a, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू होगी y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a इज द डायरेक्ट्रिक्स। सो यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू a का वैल्यू आपका क्या है 3, तो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव y इक्वल्स टू 3। अच्छा, इसमें हम कैपिटल Y लिखेंगे, कैपिटल Y इक्वल्स टू 3, क्योंकि हम इसका लिख रहे हैं, राइट। एल आर की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वही आपका एक तरीके से एल आर है। एल आर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि इससे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आपका क्या आएगा, एल आर आएगा। मतलब आप y की वैल्यू -a डालो इसमें, ठीक है, मतलब y की वैल्यू आप क्या डालेंगे, -3 डालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इट इज, आप डाल के देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू 3, वाई की वैल्यू हम क्या डालेंगे, -3, ठीक है, यहाँ पे -3 डालेंगे, सो इट विल बिकम 4 इंटू 9, सो एक्स विल कम 2 इंटू 3 विच इज 6। सो एल आर बेसिकली एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 6, मतलब अगर ये डालते हो तो यहाँ पे +-6 बेसिकली, तो ये 6 आएगा, मतलब 6, -3 और ये -6, -3, तो एल आर कितना आ गया, 6 × 6 12। तो मैंने आपको बोला था जो कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या होता है, एल आर होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख के बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट दैट इज द लेंथ ऑफ एल आर, वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो वो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एल आर क्या है आपका 12 है, लेंथ ऑफ एल आर 12 है। इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन है y इक्वल्स टू -3, तो ये लेंथ ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ एल आर हो गया। एक्सिस क्या है आपका, एक्सिस कैपिटल X इक्वल्स टू 0, ये आपका एक्सिस है। अब जो मैंने ये लिखा, ये शिफ्टेड पैराबोला है एक तरीके से, तो ये जो मैंने लिखा वो तो इसका लिखा, पर हमारा क्वेश्चन तो एक्स वाई वाला था, तो हम लोग इधर देखो, कैपिटल X कैपिटल Y 0 है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल X कैपिटल Y 0 है, तो आप कैपिटल X को क्या लिख सकते हो, x -1 0, तो x की वैल्यू 1, y -2 0, तो y की वैल्यू 2, तो यानी कि यहाँ पे एक्चुअल जो इसका 0, तो एक्चुअल वर्टेक्स इस पैराबोला का क्या आया, 1, 2 आया, ठीक है। सिमिलरली इसमें x की वैल्यू x -1 तो 0 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, पर y -2 -3 है, तो y की वैल्यू -3 + 2 -1 आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट्स आए 1, -1, मतलब फोकस 1, -1 पे होगा। तो एक्चुअल में ये वाला हमारा इक्वेशन था, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करके ये लिख लिए, और इसका यूज करके अब हम लोग शिफ्टेड पैराबोला के वर्टेक्स फोकस ये सब लिख रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, y इक्वल्स टू 3, तो y आपका क्या है यहाँ पे, y -2 इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू 5, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। यहाँ पे y -2 इक्वल्स टू -3, तो y की वैल्यू हो गई -1, ये इक्वेशन हो गई एल आर की। x -1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन हो गई एक्सिस की। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द शिफ्टेड पैराबोला। तो आपको कोई भी पैराबोला दिया हुआ है उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाएं, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक आपका लीनियर बनेगा। इस फॉर्म में लाने के बाद इसको कैपिटल X कैपिटल Y में लिख के वर्टेक्स और सब चीजें लिख ले, एंड देन चेंज इट वॉट एवर इज नीडेड, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्ड ऑफ पैराबोला। नाउ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, कोई भी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, पैराबोला के कोई भी 2 पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे, कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाओगे, तो जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अब मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म बताए 81 80 स्क्वायर 280, तो यहाँ पे 81 281 ले लो, और यहाँ पे 82 स्क्वायर 282 ले लो, ठीक है। T1 T2 से मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकालें। तो मैं आपको इसका एक जनरल, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप निकालें। कभी भी आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, आप स्लोप निकालो, पॉइंट आपको पता है, आप 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, आप लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो चलो स्लोप निकालते हैं। ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 282 - 281 अपॉन x2 - x1, क्या ये स्लोप होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मैंने यहाँ पे y2 - y1 किया और यहाँ पे x2 - x1 किया, ऊपर 2a कॉमन लिया,
अंदर आया T2 माइनस T1, नीचे a कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना विच इज a माइनस बी a प्लस बी, ये कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो हमारा स्लोप आया m ऑफ ए बी, इस लाइन का स्लोप आया 2/T1 T2, राइट। सो बेसिकली ये मैंने स्लोप क्यों करवाया, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म इसलिए करा रही हूँ, कभी भी कोई कॉर्ड का स्लोप निकालना है या तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज करो, या क्या करो आप लोग T1 T2 अगर आपको डायरेक्टली पता है तो अप्लाई दिस 2/T1 प्लस T2। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB मुझे निकालनी है, उसके लिए मैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगी स्ट्रेट लाइन का। पॉइंट स्लोप क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया मेरा x1, इसको ले लिया y1, so this is y minus y1 2/T1, यहाँ पे आया स्लोप, दिस इज स्लोप राइट, m which is 2/T1 plus T2 x minus x1, so this is the equation। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली लिख दी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब ये लर्न नहीं करनी, इफ यू वांट टू लर्न दिस यू कैन लर्न कि कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या होता है, बट ये लॉजिक ध्यान रखो कि कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन जिसके 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो चाहे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करो चाहे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द बेसिकली द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। मूविंग ऑन टू द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होता है लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस, फोकस से जो लेंथ ऑफ पैराबोला सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये आपका फोकल लेंथ है एक तरीके से, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलेंगे। अब क्वेश्चन में अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज मत करना, इट विल बिकम वेरी लेंदी एंड ऑब्वियसली कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो आप कोई भी पॉइंट P A T स्क्वायर कॉमा 280 है, आपको ये पॉइंट पता है, आपको फोकस पता है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल रहे हो, ठीक है, वो मेथड ठीक है, बट एक्चुअल में ये आसान कैसे है, ये पैराबोला की डेफिनेशन से आसान है। हमने पैराबोला की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो पॉइंट से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन बनाए उसके बराबर होता है। तो यू नो दैट कि ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है ये 80 स्क्वायर है, राइट, क्योंकि इस P पॉइंट का एब्सिसा क्या है 80 स्क्वायर, तो यहाँ से ये ओरिजिन वाला, ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 80 स्क्वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 80 स्क्वायर है। अब ये 80 स्क्वायर है और ये तो A ही है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का दूरी कितना होता है A होता है, तो ये A है, तो यहाँ से PM का वैल्यू कितना आया, PM का वैल्यू आया A प्लस 80 स्क्वायर, PM का वैल्यू क्या आया A प्लस 80 स्क्वायर, और PM किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PF के, तो PF का वैल्यू क्या आ गया A प्लस 80 स्क्वायर। So don't apply distance formula directly like this, this is A plus 80 square, right? चलिए, तो this is called as focal length. Focal length is the distance between point and focus. Moving on to focal chord. कोई भी chord जो focus से pass हो, even latus rectum भी एक focal chord ही है, ठीक है, वो focus से pass होती है और perpendicular होती है, but focal chord कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है perpendicular हो, तो chord passing through focus is called as focal chord। तो इसका मतलब ये कि दो पॉइंट तो आपको पता है कि AT1 स्क्वायर कॉमा 281 है और AT2 स्क्वायर कॉमा 282, दो पॉइंट पता है जिससे कॉर्ड बनानी है, और ये फोकस से भी पास हो रहा है तो ये A,0 से भी पास होगा। अब मुझे अगर इस कॉर्ड की कोई भी फोकल कॉर्ड की रिलेशन निकालना है पॉइंट्स का या इक्वेशन निकालनी है, तो चलो एक अच्छा रिलेशन हम निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखती हूँ, इक्वेशन लिखूंगी मैं पॉइंट स्लोप से y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगी, y माइनस y1 इज 281 एंड स्लोप अभी हमने निकाला था कि कोई भी जो आपका कॉर्ड होता है, ठीक है, कोई भी कॉर्ड है, नॉट ओनली फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड का स्लोप क्या आता है 2/T1 प्लस T2 आता है, तो यहाँ पे मैंने फोकल कॉर्ड का भी वही आएगा 2/T1 प्लस T2 लिख दिया, x माइनस x1 मेरा क्या है AT1 स्क्वायर, राइट। नाउ क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड की, ये देखा जाए तो कॉर्ड की इक्वेशन है, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है
तो ये a,0 से पास हो रही है, तो ये इक्वेशन a,0 को सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने यहाँ पे y की जगह पे 0 डाल दिया, ठीक है, और x की जगह पे a डाल दिया। a,0 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया क्योंकि ये लाइन a,0 से पास हो रही है, फोकल कॉर्ड है, राइट। जैसे ही मैंने 0 और a यहाँ पे रखा, मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए मैं a कॉमन ले सकती हूँ, 1 माइनस t1 स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे t1 प्लस a से a कैंसिल हो गया, कॉमन लेते ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से t1 t2 क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का मतलब क्या है कि ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है, उसके जो दो पॉइंट्स हैं उसका t1 t2 का रिलेशन क्या है, -1 है। तो t1 t2 इज इक्वल्स टू -1 इन दिस केस। तो अब अगर मुझे फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स लिखने हैं तो मैं आराम से लिख सकती हूँ। एक AT स्क्वायर 2AT है, तो दूसरा AT स्क्वायर a/t² -2a/t आएगा। कैसे, अब देखिए एक पॉइंट तो है AT स्क्वायर 2AT, राइट। अब मुझे पता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल रहे हैं हम, ठीक है, पूरे फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं। तो मुझे पता है ये AT स्क्वायर 2AT है, और ये मेरा क्या था, AT2 स्क्वायर 2AT2 था, राइट। अब T1 T2 तो -1 था, T1 की जगह पे T है और T2 की जगह पे T2 है, तो T2 कितना आ गया, -1/t आ गया। अब मैंने T2 की जगह -1/t रखा, तो ये a/t² -2a/t आ गया, राइट। नाउ मूविंग अहेड, अब ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट मुझे पता है। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, नहीं, हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, तो फोकस से पास हो रही है। तो मुझे पता है जो मेरी फोकल कॉर्ड है वो AB है, और AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AF प्लस FB, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा, AF प्लस FB लिख सकती हूँ। अब ये जो AF है, ये AF का डिस्टेंस इस AM के इक्वल होगा, क्योंकि यही पैराबोला की डेफिनेशन है, पॉइंट और फोकस के बीच का डिस्टेंस पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होता है। सेम ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो आई कैन राइट दैट AF इज इक्वल्स टू AM एंड दिस FB इज इक्वल्स टू BN। ये मैंने लिख दिया। अब हम AM और BN की वैल्यू निकालेंगे जरा। अब देखो ये डिस्टेंस तो A है, ये डिस्टेंस भी A है, डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के बीच में। ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस है AT स्क्वायर, क्योंकि इसका एब्सिसा AT स्क्वायर है। और ये डिस्टेंस कितना है भाई, A/t स्क्वायर है, ये डिस्टेंस, क्योंकि इसका एब्सिसा A/t स्क्वायर है। तो AM की वैल्यू क्या आई, A प्लस AT स्क्वायर, A प्लस AT स्क्वायर। और BN की वैल्यू क्या आई, A प्लस A/t स्क्वायर, A प्लस A/t स्क्वायर। इन दोनों को जब ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद यू कैन सी दैट कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये आया 2A प्लस AT स्क्वायर प्लस A/t स्क्वायर। मैं अगर A कॉमन लूँ तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, विच इज t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल गया कि लेंथ, फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है, ठीक है, फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी आती है, A इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये आपकी लेंथ आएगी फोकल कॉर्ड की। अब अगर मान लो आपको ये एंगल दिया हो, ये एंगल थीटा आपको दिया हो, ठीक है, कि क्या, तो आपका स्लोप आ जाएगा विच इज tan थीटा। तो ये नेगेटिव आएगा इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में। तो अब मान लो तुम्हें थीटा दिया हुआ है, तो तुम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल के लेंथ निकाल सकते हो। मैं प्रूफ नहीं दिखा रही, बट यू कैन लर्न, इफ यू नो थीटा यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बाय 4a cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4a cosec स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल फोकल कॉर्ड के ऊपर। So you can find the length using any formula if you know t, if you know theta. Now moving on, length of focal cord हो गया। Position of any point with respect to parabola, ये आपका पैराबोला है और आपको ये पता लगाना है कि कोई पॉइंट पैराबोला के अंदर है, बाहर है, कि पैराबोला के ऊपर है। तो दिस इज वेरी इजी। जो भी इक्वेशन दी हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इस केस में तुम्हारे कोई भी इक्वेशन दी हो, ये s जो है रिप्रेजेंट करता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x को, ठीक है। S1 रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर वो पॉइंट डाल दो, सेटिस्फाई करवा दो। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको चेक करना है
तो जो भी पॉइंट चेक करना है वो पॉइंट उस इक्वेशन में डाल दो, जो भी इक्वेशन दी हो पैराबोला की उसमें डाल दो। अगर डालने के बाद वो पॉजिटिव आए, मतलब ग्रेटर देन 0 आए, तो मतलब वो पॉइंट पैराबोला के बाहर है। अगर वो इक्वल टू 0 आए, मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उस पैराबोला के ऊपर है। अगर लेस देन 0 आए तो मतलब वो पैराबोला के अंदर है। तो दिस इज क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई आउटसाइड ऑन एंड इनसाइड बेसिस ऑन कि वो पॉइंट उस इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए एंड चेक पॉजिटिव नेगेटिव और द रिलेशन बेसिकली, राइट, इनसाइड आउटसाइड ऑन। लाइन एंड पैराबोला, अगर लाइन और पैराबोला को मिक्स कर दूं तो लाइन और पैराबोला में 3 रिलेशन हो सकते हैं कि वो कोई रैंडम लाइन हो, या वो पैराबोला को टच करके जा रही है जिसको हम टैंजेंट बोलते हैं, या वो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है जिसको हम सीकेंट बोलते हैं। तो एक लाइन और एक पैराबोला में ये रिलेशंस हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और y इक्वल्स टू mx प्लस c, कोई भी लाइन हो सकती है। नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लाइन है, टैंजेंट है या वो सीकेंट है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो y की वैल्यू है, ठीक है, ये इसमें डाल दो तो ये क्या आएगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब आप देख सकते हो कि अगर आप इसको खोलोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, ठीक है। जब आप एल एंड कर्व को सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आपको एक लाइन दी हुई है, एक पैराबोला दिया हुआ है, तो उस लाइन को y इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है उसको पैराबोला में डाल दो, क्वाड्रेटिक बनेगी। उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब वो एक लाइन है, अगर वो इक्वल टू 0 मतलब वो टैंजेंट है, और ग्रेटर देन 0 मतलब वो सीकेंट है। तो इट इज अगेन वेरी इजी टू आइडेंटिफाई वेदर द लाइन इज सीकेंट, टैंजेंट और a random line, right? So less than 0 is line, this is d, less than 0, d equals to 0 मतलब tangent and d greater than 0 मतलब secant होगा, right? Moving ahead, condition of tangency. Now क्योंकि हमें equation of tangent निकालना ज़रूरी है, हमें काफ़ी काम आएगा क्वेश्चन में, इसलिए हम condition of tangency निकालते हैं पहले। Now what is the condition of tangency? तो ये मैंने सॉल्व ही कर दिया कि भाई अगर ये टैंजेंट है तो इसका d क्या होगा। अभी हमने पढ़ा अगर कोई लाइन टैंजेंट है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। किसका डिस्क्रिमिनेंट, जब हम लाइन और कर्व दोनों को सॉल्व कर ले। तो इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए चेक करते हैं, हम ये लाइन की वैल्यू जो है इस पैराबोला में डाल देते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू डाली mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसको खोला, इसको खोलने के बाद ये क्वाड्रेटिक बनती है x के अंदर। अब क्योंकि मुझे टेंजेंसी की कंडीशन निकालनी है तो मेरे को क्या करना है, टेंजेंट की कंडीशन निकालनी है। टेंजेंट के लिए d क्या होता है, 0, तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करूंगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं 0 करूंगी। इसको खोला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको खोला, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से a इक्वल्स टू mc आ गया। तो क्लियरली c का जो वैल्यू है वो क्या आया, a बाई m। तो मैं यहाँ से क्लियरली बोल सकती हूँ कि मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यही थी ना इक्वेशन। तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, वेयर m रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियरली हमारी क्या आ गई, ये वाला, एक मिनट रुको, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम पॉइंट फॉर्म में निकालते हैं कि अगर मुझे पैराबोला पे कोई भी पॉइंट पता है तो ये तो एक इक्वेशन आई गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है स्लोप फॉर्म में, तो mx प्लस a बाई m इज द इक्वेशन। नाउ पॉइंट फॉर्म में कोई पैराबोला पे मुझे पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और मुझे उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो मैं क्या करूंगी, t इक्वल्स टू 0। आपको ये रिप्लेसमेंट्स याद रखने हैं। रिप्लेसमेंट्स क्या है, कोई भी कर्व दिया हो, मतलब इक्वेशन दिया हो, ना केवल y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, कोई भी पैराबोला का इक्वेशन दिया हो, आपको y स्क्वायर को y1 में चेंज करना है। सो टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू 0, वेयर t रिप्रेजेंट्स, t क्या है,
T is transformation basically of all the variables in this format. क्या फॉर्मेट है? जहाँ पे वाई स्क्वायर दिखे वहाँ पे वाई वाई वन लिख दो, जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखे वहाँ पे एक्स एक्स वन लिख दो, जहाँ पे एक्स दिखे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू लिख दो, वाई दिखे वाई प्लस वाई वन बाई टू लिख दो, एक्स वाई है तो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू लिख दो, और कांस्टेंट को सेम रखो. ये आपको याद करना पड़ेगा. जैसे इस पर्टिकुलर केस में मेरी इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. तो मैं क्या करूंगी? वाई स्क्वायर को क्या लिखूंगी? वाई वाई वन. वाई स्क्वायर को क्या लिखूंगी? वाई वाई वन माइनस 4a. एक्स को मैं क्या लिखूंगी? एक्स प्लस एक्स वन बाई टू इक्वल्स टू 0. तो ये क्या आया? ये जो आया, ये आया x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हमें मिल गई. इसको बोलते हैं पॉइंट फॉर्म. आगे बात करते हैं. नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म. मतलब मुझे अगर t की फॉर्मेट में निकालना हो तो अब उसी पॉइंट को मैंने एटी स्क्वायर कॉमा 280 ले लिया. जो x1 y1 लिया था उसको एटी स्क्वायर कॉमा 280 ले लिया. अब बेसिकली मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कहाँ पे टच कर रहा है? पैराबोला को एटी स्क्वायर कॉमा 280 पे. अगेन इक्वेशन तो वही रहेगी, हम वैसे ही निकालेंगे, पर यहाँ पे हम y1 की वैल्यू क्या रख देंगे? 280. ठीक है. और x1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 80 स्क्वायर. क्योंकि x1 y1 अब 80 स्क्वायर कॉमा 280 फॉर्मेट में ही है ना. इक्वेशन तो वैसे निकलनी है y y1 और x प्लस x1 बाई टू लिख के. जैसे ही ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली थी, इस इक्वेशन में x1 y1 की जगह 80 स्क्वायर कॉमा 280 रखेंगे तो आपकी इक्वेशन आती है yt इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली फटाफट ये याद कर लो कि ये क्या होती है? yt इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर होती है ऑफ दिस स्टैंडर्ड पैराबोला. दिस स्टैंडर्ड पैराबोला. कोई और होगा तो फिर रिप्लेसमेंट्स करो और आंसर निकालो. ठीक है. नाउ स्लोप फॉर्म. स्लोप फॉर्म तो मैंने अभी आपको बता ही दी थी. स्लोप फॉर्म होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. ठीक है. और अब आपको अगर ये निकालना है t और m के बीच में रिलेशन, ये स्लोप फॉर्म है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम एक्स प्लस ए बाई एम तो हमने अभी स्टार्टिंग में निकाला ही था. तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं t और स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या रिलेशन आता है. ध्यान से देखिए. आपको पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन ये भी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. टेंजेंट की इक्वेशन ये भी है टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर. है तो सेम ही इक्वेशन ना, सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हम इनको कंपेयर करते हैं. 1/t इनका रेशो कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं. 1/t विल बी इक्वल टू m अपॉन 1. देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1. सो 1/t इक्वल्स टू m अपॉन 1 इक्वल्स टू a बाई m अपॉन 80 स्क्वायर. तो ये a बाई m अपॉन 80 स्क्वायर करोगे तो a एक कट जाएगा और 1/mt स्क्वायर आ जाएगा. अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू आती है 1/m. तो क्लियरली कोई भी अगर स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है आपको विच इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अगर आपको दिया हुआ है, इसके अंदर पॉइंट स्लोप जो है, स्लोप टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या होता है? 1/t होता है. m इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1/t. तो क्योंकि हमें 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालते हैं. ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? कहाँ पे टच कर रहा है. ठीक है. तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 हमने मान के किया है. तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है? 1/m. तो a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम किसके लिए होता है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए. तो ये सारे आप लोग कोऑर्डिनेट्स याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो देखो लॉजिक में आपको साथ में बता रही हूँ, यही लॉजिक क्वेश्चंस में यूज करना है. ठीक है. कि आपको पता होना चाहिए कि ये भी वही टेंजेंट है, ये भी वही टेंजेंट है, तो कंपेयर कर दो m और t को. नाउ ये मैंने आपको पूरा चार्ट फॉर्मेट में एक बार शो कर दिया है कि भाई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अभी हमने निकाला a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम. और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने निकाली थी d जीरो करके c इज इक्वल्स टू ए बाई एम. इसका मैंने आपको बताया. सेम तरीके से आप इन तीनों का निकालेंगे. तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप याद करें सारा. आपको याद करना है भी
तो एक तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ये याद कर लो, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का ये मेजरली याद करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ये, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay की टेंजेंट की। ये दो आप फिर भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो मैंने मेथड अभी कराए कि ये निकलते कैसे हैं उन पे फोकस कीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो उसके लिए आप ये गोवा वर्ड याद रखिए, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी दो पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट, मान लो एक पॉइंट है ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, और दूसरा पॉइंट है आपका ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, ये दो पॉइंट्स है। इन दोनों पॉइंट से मैंने टेंजेंट बनाया, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, ये क्या आता है, ये आता है ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, ये आता है ना। ये याद कैसे रहेगा, ये रहेगा गोवा से याद। G stands for geometric mean, A stands for arithmetic mean। x की जगह पे gm लिखो और y की जगह पे am, तो ये gm है ये am है, तो x का तो gm करना है, x का gm करना है, तो geometric mean a t1 स्क्वायर a t2 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो a t1 t2 आ गया, और इसका आपको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन 2at1 प्लस 2at2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया। तो आपके पॉइंट्स क्या होते हैं, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, ये क्या है, ये है आपके टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जो कहाँ बना है, ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन एंड ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू पे बना है, तो ये भी काम आता है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द एक्सट्रीम एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। इसकी एक प्रॉपर्टी है क्या, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फोकल कॉर्ड T1 T2 इक्वल्स टू -1 होता है, राइट, फोकल कॉर्ड में। तो ये अगर ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी है, तो ये ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए अपॉन टी होता है, राइट। नाउ अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाऊं, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कराया जाता है रेगुलर क्लास में, कि ये जो है हमेशा फोकल कॉर्ड के, ठीक है, फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे आता है, और वो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। दिस लुक्स लाइक लेटस रेक्टम, तो मैं एक रैंडम भी बना देती हूँ आपको, जैसे ऐसा ले लो, ये फोकस है ए कॉमा 0, ठीक है। अब मैं अगर टेंजेंट बना रही हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, और मैं टेंजेंट बना रही हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स से पास होता है एंड ऑलवेज इट मेक्स 90 डिग्री बनाता है। नाउ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट जो दो टेंजेंट है दोनों की इक्वेशन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो वही तरीका है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस इंटू एस वन। सो दिस रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ व्हाट इज टी, टी तो वही है y1 इक्वेशन, s तो वही है पैराबोला की इक्वेशन, टी क्या है, y की जगह y1 डाल, y स्क्वायर की जगह y1 डाल दो, x की जगह x प्लस x1 बाई 2 डाल दो, उसको t से रिप्रेजेंट करते हैं। s1 क्या है, उसमें पॉइंट डाल दो, y1 और x1 उसमें पॉइंट डाल दो। सो t स्क्वायर इक्वल्स टू s1 विल रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1। x1 y1 क्या है यहाँ पे, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है। Now chord of contact की भी सेम इक्वेशन है, which is t equals to 0। Now what is t, ये ना ज्यादातर हर कोनिक में सेम है, एलिप्स हाइपरबोला सब में t equals to 0। Now what is t, t is जो भी आपकी कर्व की इक्वेशन है उसमें y स्क्वायर की जगह y1 और x की जगह x प्लस x1 बाई 2, और जो मैंने रिप्लेसमेंट्स आपको बताए थे वो सारे, तो आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। नाउ व्हाट इज एक्चुअली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जो टेंजेंट हम बनाते हैं, तो वो टेंजेंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उनसे मिलने वाला जो कॉर्ड होता है उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट कॉर्ड ओनली, तो जैसे हम कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं वैसे ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की निकलेगी। नाउ व्हाई इट इज स्पेशल, क्योंकि ये उन दो पॉइंट से बन रही है जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहे हैं, इसलिए इसको अलग नाम दे दिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, निकलेगा वैसे ही। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इफ मिड पॉइंट इज गिवन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे बेस मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं।
अगर आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है तो t इक्वल्स टू s1, देखो ये तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गई t इक्वल्स टू 0 फॉर एनी कंडीशन, राइट। जब आपको बेसिकली बाहर का पॉइंट दिया हुआ है जहां से टेंजेंट बनाए गए और जहां से उनसे मिलने वाला जो कॉर्ड है, तो ये बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट आपको पता है x1 y1, तो दिस रिप्रेजेंट्स द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता हो h कॉमा के, तो यू हैव टू अप्लाई दिस t इक्वल्स टू s1 ओनली। सो फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इसका इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या है y y1 minus 4a x plus x1 by 2. What is s1 and s2? It is again point डाल दो उसमें, so y1 square minus 4a x1. Now what is x1 y1? h comma k, y की जगह k और x की जगह h डाल दो, you will get the equation of chord जिसका मिड पॉइंट क्या है h comma k है। नाउ अब हमने बात कर ली टेंजेंट की, अब हम बात करेंगे नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी पैराबोला पे पॉइंट है उसको टच करने वाली जो लाइन है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। उसी लाइन से जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, उसी पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो बहुत आसान है, दोनों लाइंस के बीच का स्लोप क्या है, -1, राइट। m1 m2 -1 होने चाहिए। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे पैराबोला को, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स तुम्हारा कितना, अच्छा ये किया हुआ है मैंने यहाँ पे, देख लो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a, dy बाई डी एक्स कितना है, कैंसिल हो गया, विच इज 2a बाई y। अब ये तो स्लोप आ गया टेंजेंट का, ये किसका स्लोप है, dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें कहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, x1 y1 इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे y की जगह y1 डालूंगी, तो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2a अपॉन y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, मुझे पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 होना चाहिए क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट स्लोप हम लगाएंगे, क्या नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, यस नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू -y1 अपॉन 2a, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a अपॉन y1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से कितना आया, -y1 अपॉन 2a, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया x माइनस x1, ये x1 y1 से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट x1 y1 है स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने नॉर्मल की इक्वेशन। नाउ अगेन यू डोंट हैव टू क्रैम इट, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, जरूरी नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, फिर मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है और उस पॉइंट से पॉइंट स्लोप लगाना है। तो इसमें काफी ज्यादा टेंजेंट नॉर्मल की जहाँ पे भी बातें आ रही हैं वहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूविंग ऑन टू पैरामेट्रिक फॉर्म, अब मुझे नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी, वही करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया। अब क्योंकि मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी है, तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू क्या होगी, 280 होगी ना, क्योंकि ये पॉइंट है। x1 y1 की जगह अब हम क्या लेंगे, 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो यहाँ पे जैसे ही डाला तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t आ गई, ये हमने पहले भी निकाला था कि टेंजेंट का स्लोप क्या आता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में 1/t आता है। तो नॉर्मल का क्या आएगा, m में नॉर्मल इज m1 m2 इज -1, तो नॉर्मल आएगा -t, तो हम यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे रखेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। नाउ व्हाट इज y1, y1 इज 280, व्हाट इज x1, x1 इज 80 स्क्वायर, राइट। सो आपका यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, हम m यहाँ पे क्या रखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल में हमने यहाँ पे -t रख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। दिस यू वांट टू लर्न, यू कैन लर्न y इक्वल्स टू -tx प्लस 280 प्लस 80 राइट, यू कैन लर्न दिस, क्योंकि एक इक्वेशन तो मैंने आपको y t इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर टेंजेंट की याद करने को बोली है, ये आप नॉर्मल की एक याद करके रखो, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बहुत ड्रास्टिकली यूज होता है, तो नॉर्मल की भी आपको याद, वरना अगर टेंजेंट की याद है तो 2 मिनट में आप लोग
नॉर्मल की भी निकाल सकते हो, नॉट अ बिग डील। अगेन स्लोप फॉर्म में निकालना है तो वही पॉइंट रखो। स्लोप फॉर्म में ये क्या होगा भाई, आपको पता है यहाँ पे स्लोप क्या आया है, नॉर्मल का स्लोप आया है -t, मतलब t को मैं क्या लिख सकती हूँ, -m लिख सकती हूँ अगर मुझे स्लोप फॉर्म में लिखना है। स्लोप किसका, नॉर्मल का, राइट। तो मैं यहाँ पे m की जगह पे क्या रखूंगी, मतलब t की जगह पे क्या रखूंगी, -m। तो जैसे ही -m रखूंगी, am² - 2am इज द पॉइंट वेयर, जहाँ से नॉर्मल पास हो रहा है। तो ये पॉइंट है, स्लोप आपका m ही है, m इज स्लोप ऑफ नॉर्मल यू आर टेकिंग, तो m का पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे y फिर से y - y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1। अब y1 क्या है, -2m, तो प्लस हो जाएगा, x1 क्या है, am²। तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई किसमें, स्लोप फॉर्म में। तो डोंट क्रैम इट एनीवे, जस्ट आपको क्या करना है, पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालना है, पैराबोला की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, उस पॉइंट को डाल दो, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। m1 m2 से -1 करके नॉर्मल का स्लोप निकालना है। अब नॉर्मल का स्लोप पता है, वो पॉइंट पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो भी हमने निकाला। दिस इज अ टेबल विच यू कैन डायरेक्टली learn, you can take screenshots also if you want to. Now अब ये एक रिलेशन है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट, किसी पॉइंट का टेंजेंट है, उस पॉइंट पे आप लोग नॉर्मल बनाते हैं, जो कि ये है, ठीक है। उस पॉइंट पे अगर आप लोग नॉर्मल बनाते हैं, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं, वो पैराबोला को कहीं तो जाके कट करेगा, वो नॉर्मल आगे जाके पैराबोला पे कहीं तो कट करेगा। तो लेट्स से कि पॉइंट जो नॉर्मल है वो a_t1² 2a_t1 पे बनाया था हमने नॉर्मल, और वो पैराबोला को a_t2² 2a_t2 पे कट कर रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री सिर्फ यहाँ है, यहाँ पे तो रैंडमली जाके कट कर रहा है। तो कट कर रहा है तो t1 t2 में रिलेशन हम निकाल सकते हैं, कैसे, वही हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे जो अभी हमने याद की है वाली, कि y = -t1x + 2a_t1 + a_t1³, क्योंकि हम t1 पे बना रहे हैं तो हमने t की जगह t1 लिया है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्योंकि ये इससे पास हो रहा है, a_t2² 2a_t2 से पास हो रहा है, तो हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह पे a_t2² रखेंगे और y की जगह पे 2a_t2 रखेंगे। जैसे ही हम रखेंगे आप सॉल्व करेंगे, so this is the relation you will get, that this t2 is equals to -t1 - 2 upon t1. So basically t1 is the point where parametric form where the normal has been made, जहाँ पे नॉर्मल बनाया है, और t2 वो है जहाँ पे वो नॉर्मल जाके कट कर रहा है। so this is the relation, right? आगे बात करते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स की। नाउ व्हाट आर को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप कोई भी तीन पॉइंट्स लेते हैं पैराबोला पे, उन पे अगर आप नॉर्मल बनाते हैं और वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तीन नॉर्मल एक पॉइंट से पास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर अगर वो करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि करते हैं तो उनको हम उसको हम क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। को नॉर्मल पॉइंट इज बेसिकली अ पॉइंट जहाँ पे तीन नॉर्मल आके मिल रहे हैं, कॉन्करेंट है, तीन नॉर्मल कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब इसकी कंडीशंस हम निकालते हैं। मान लो ये तीन नॉर्मल का स्लोप m1 m2 m3 है, क्योंकि m1 m2 m3 है, अभी हमने निकाला am1² -2am1, इसका पॉइंट हो जाएगा am2² -2am2, इसका पॉइंट हो जाएगा am3² -2am3, इसका हो जाएगा। व्हाट इज m3, m2 एंड m1, देयर स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयर स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉट टेंजेंट, देयर स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये सारे स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो अब मैंने ये नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, और ये नॉर्मल की इक्वेशन में ये सारे के सारे h, k से पास हो रहे हैं, मतलब h, k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने y की जगह पे k और x की जगह पे h रख दिया। फिर मैंने m के अंदर क्वाड्रेटिक बनाई, एक्चुअली क्यूबिक बनी, m के अंदर क्यूबिक बनी। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो m के अंदर इक्वेशन है, ये इन तीनों को सेटिस्फाई करेगी, तीनों m को सेटिस्फाई करेगी। मतलब इसके तीन रूट्स जो m के आएंगे वो यही वाले स्लोप आएंगे, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो
तो m1 m2 m3 जो आपका है वो इस क्यूबिक के क्या हो गए, रूट्स हो गए। अब क्योंकि हमें क्यूबिक का पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय, तो एम स्क्वायर की टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो जीरो आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 m2 m2 m3 m3 m1 आया प्लस c बाय, तो 2a माइनस h अपॉन a आ गया। प्रोडक्ट होता है माइनस डी बाय माइनस के बाय। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी तीन नॉर्मल दिए हुए हैं जो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो उनके स्लोप्स के रिलेशन ये होते हैं, ये डायरेक्टली काम आता है को नॉर्मल कॉन्सेप्ट में। अब आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखो m1 तो एक तो प्रॉपर्टी यही है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द स्लोप्स ऑफ कॉन्करेंट, अगर तीन कॉन्करेंट नॉर्मल है मतलब तीन नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो उनके स्लोप्स का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ थ्री नॉर्मल ड्रॉन टू अ पैराबोला फॉर्म अ गिवन इज जीरो। तो आप देखो इसके जो ऑर्डिनेट है, हर एक पॉइंट के जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस टू ए एम वन, माइनस टू ए एम टू, माइनस टू ए एम थ्री, सारे ऑर्डिनेट का सम करना, माइनस टू ए कॉमन ले लोगे, एम वन एम टू एम थ्री प्लस में आएगा, ये जीरो होता है, तो सारे ऑर्डिनेट का सम क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका हम कहने का मतलब है जिन जिन पॉइंट पे नॉर्मल बन रहे हैं उनके y का जो सम है, y1 का, y2 का, y3 का, सारे ऑर्डिनेट का सम भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3 जीरो होता है। सो द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ थ्री नॉर्मल, इनको फीट ऑफ नॉर्मल बोलेंगे ना जहाँ पे नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, टू अ पैराबोला, वो क्या होता है, जीरो होता है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि तीन नॉर्मल्स जो है एक पॉइंट से पास हो सकती हैं, हो सकता है ना भी हो रही हो, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन यही है कि आप ये h इज ग्रेटर देन 2a होगा, h इज ग्रेटर देन 2a। नाउ व्हाट इज h, h इज द पॉइंट h कॉमा k, h कॉमा k इज द पॉइंट जहाँ से तीनों नॉर्मल पास करेंगी। तो मतलब अगर वो एब्सिसा जो है 2a से बड़ा होगा तो तीन नॉर्मल जो है पास हो जाएंगी h कॉमा k से, ठीक है, कोई ना कोई तीन नॉर्मल जरूर होंगी जो h कॉमा k से पास होंगी। इसको प्रूव करने के लिए आपको पता है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर जीरो से बड़ा होता है। कैसे मैम, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीन नंबर्स को ऐड करोगे पॉजिटिव नंबर्स को तो वो जीरो से बड़ा होता है। नॉर्मल लॉजिक इनइक्वालिटी यूज किया, लॉजिक यूज किया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तो उसी का यूज करके इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका वैल्यू तो जीरो होता है, इसका टू ए माइनस एच अपॉन ए होता है, ये रखा, ये टू और ए तो चला गया, टू ए माइनस एच लेस देन जीरो आ गया, माइनस साइन, साइन चेंज कर देगा इनइक्वालिटी का, तो h ग्रेटर देन 2a आ गया। तो मतलब h जो है, मतलब जो भी पॉइंट है जिस पे आप पूछना चाह रहे हो, जैसे मैंने तुम्हें बोला 5,7 से बताओ तीन नॉर्मल पास करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसका जो a है वो 1 है, तो ये h है आपका, क्या ये h 2a से बड़ा है, a की वैल्यू 1 है तो बिल्कुल बड़ा है, तो मतलब 5,7 से इस पैराबोला के अंदर तीन नॉर्मल पास करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई तीन नॉर्मल ऐसे होंगे जो इसी पॉइंट से क्या करेंगे, पास करेंगे, राइट। लास्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू को नॉर्मल इज कि जो आपके को नॉर्मल है उनसे जो बनने वाला सेंट्रॉइड है, द ट्राइंगल है उसका जो सेंट्रॉइड है, तो मैंने यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स लिए, एक दो तीन, जहाँ पे आप नॉर्मल बना रहे हो, को नॉर्मल बना रहे हो। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है, the centroid of the triangle formed by the feet of three normal, feet of three normal, उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा पैराबोला की एक्सिस पे लाई करता है। कैसे प्रूफ देखो, तुम्हें सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है, ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ये पॉइंट्स आपको पता है ए एम वन स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए एम वन है, ये क्या है ए एम थ्री स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए एम थ्री है, राइट। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, तो x1 am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और ऐसे ही ऑर्डिनेट्स का सम तो जीरो ही होता है,
तो ये 0 हो गया, इधर वैल्यू डाल दो तो आपका सेंट्रॉइड आया ये, और क्योंकि इसका y 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करता है। बाकी ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, नहीं याद रहता डायरेक्टली फाइंड इट ना, यू नो दीज कोऑर्डिनेट्स, जस्ट फाइंड इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड, फॉर्मूला लगा के बेसिक। बहुत छोटा सा टॉपिक, 2 बचे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पता होना चाहिए। पोल एंड पोलर क्या है, वेरी सिंपल नॉर्मल भाषा में बताती हूँ। कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर आप एक लाइन बनाते हो जो पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, कोई भी एक पॉइंट है उससे मैंने एक लाइन बनाई जो पैराबोला को कट कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है उसको Q और R मान लो, और वहाँ से 2 टैंजेंट्स बना लो, ठीक है। वो 2 टैंजेंट्स जहाँ जाके मिलेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जाके मिलेंगे, उस पॉइंट का जो लोकस है उसको तो बोलते हैं पोलर, उस पॉइंट के लोकस को, ठीक है, बोलते हैं पोलर, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। फाइन। तो कोई भी पॉइंट जहां से आप पैराबोला को कट कर रहे हो 2 पॉइंट पे, उन पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, वो जहां मिलेंगे उन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे, उस सारे पॉइंट के लोकस को बोलते हैं पोलर, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। तो ये पोलर है इस पॉइंट का with respect to this parabola, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो इक्वेशन ऑफ पोलर क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 ही है। t क्या है, y1 x प्लस x1/2 रखना। x1 y1 क्या है, ये पोल, जिस पोल का पोलर निकालना है आपको, उस पोल का कोऑर्डिनेट है x1 y1, वो डाल दो पैराबोला में तो आपको पोलर की इक्वेशन मिल जाती है। तो पोलर इज नथिंग बट कोई भी पॉइंट से आप पैराबोला पे एक लाइन बनाएं, वहां पे टेंजेंट्स बनाएं, वो टेंजेंट्स जहाँ कट कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये आ गया, उसका लोकस, ठीक है। इसी पॉइंट से मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पे टेंजेंट्स बनाए, ये यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। इसी पॉइंट से मैंने एक और लाइन कट कराई, यहाँ पे टेंजेंट्स बनाए, ठीक है, ये यहाँ कट कर रहे हैं। इन पॉइंट्स का जो लोकस है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। फाइन। सॉरी, इन सब पॉइंट्स को बोलेंगे पोलर, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। नाउ द पोलर ऑफ द फोकस ऑफ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। अगर वो पॉइंट देखो, वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर वो पॉइंट ना फोकस है, तो जो आपका पोलर, अगर ये पोल फोकस को तुम पोल बनाओगे ना, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स पोलर आएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये फोकल कॉर्ड बन जाएगी, फोकल कॉर्ड हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो पोलर क्या हो गया आपका, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब एक टॉपिक है डायमीटर ऑफ पैराबोला। वैसे तो कोई भी कोनिक के अंदर डायमीटर होता क्या है, अगर आप उस कोनिक के अंदर पैरेलल कॉर्ड्स बनाओगे, उन पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे, उन पैरेलल पॉइंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो जो लाइन मिलती है वो डायमीटर होती है। तो जैसे मैंने ये पैरेलल कॉर्ड्स बनाई, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ पैराबोला मिलेगा। तो डायमीटर ऑफ एनी कोनिक इज लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है। तो उसको डायमीटर हम लोग बोलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ डायमीटर होती है t इक्वल्स टू s1। t आपको पता है, s1 आपको पता है, s क्या है आपका मिड पॉइंट, राइट, जिससे वो पास हो रहा है, और y1 x1 y1 आपको लेके x1 y1 की जगह h और k डालना है। h एंड k इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड का कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज अब मैं लास्ट में थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली यूज हो जाती हैं क्वेश्चंस में, तो मैं फटाफट आपको कर रही हूँ, एंड दिस इज द एंडिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से लेके पहला पॉइंट क्या आपका, ये फोकस से लेके कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ से जो बनने वाला सर्कल होता है वो आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब ये वर्टेक्स पे जो टेंजेंट बनती है उसको टच करता है, ठीक है।
सो जैसे आप सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म लिखो, सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू क्या है, डायमीटर्स के एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 और a कॉमा 0। जैसे ही डालोगे तो ये इक्वेशन आ गई, ये किसकी इक्वेशन है, इस सर्कल की, ये इक्वेशन की डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल आ गया। क्योंकि ये सर्कल जो है ये इस वर्टेक्स ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो इसका 0 होगा x, तो मैंने x को 0 करवाया तो y की वैल्यू आपकी 80 आ गई। मतलब ये हमेशा किससे पास करता है, 0,80 से, पॉइंट से हमेशा पास करेगा इन केस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। बट आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में ये लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि अगर फोकल लेंथ को डायमीटर मान के मैं एक सर्कल बनाऊं तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है। सिमिलरली अगर मैं फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानूं, फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानूं और एक सर्कल बनाऊं, कोई भी फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानूं, सर्कल बनाऊं, तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट कि वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, दैट इज अगेन द प्रूफ आप कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पैराबोला की, कोई भी लाइन आ रही है और पैराबोला से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइन है ना वो फोकस से पास होती है। जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन आई और यहाँ से चली गई, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड लाइन को पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहाँ से पास होगे, ये फोकस से पास होती है। दिस इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट ये मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ, फोकल कॉर्ड से बनने वाली टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री बनाते हैं। उसके अलावा एक और ये चीज है, आप कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट और जो टेंजेंट है वो डायरेक्ट्रिक्स और उस पॉइंट के बीच का जो दूरी है, जो लेंथ है, उसको मिला के अगर फोकस से मिलाओगे तो ये 90 डिग्री बनता है। तो क्या है, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का वो पोर्शन जो पैराबोला को कट कर रहा है, टच कर रहा है, वहां से लेके डायरेक्ट्रिक्स के बीच में है, वो जो है फोकस पर 90 डिग्री बनाता है ऑलवेज, कोई भी टेंजेंट हो, ठीक है। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, हाँ आपका फोकस से आप कोई भी टेंजेंट है उस पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो हमेशा जो आपकी वर्टेक्स पे टेंजेंट होती है ना, वर्टेक्स पे टेंजेंट उसी पे आएगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक और टेंजेंट बनाया, ये एक और टेंजेंट बनाया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बनाना चाहती हूँ फोकस से, तो ये यहीं पे बनेगा, 90 डिग्री यहीं आएगा इस टेंजेंट। सो द 90 foot of perpendicular drawn from focus on tangent will always lie on tangent of vertex, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स ऑफ अ पैराबोला, कहीं पे भी कोई भी 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका जो एरिया होगा वो हमेशा डबल होगा, किससे, उन्हीं 3 पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट बनाओगे उनसे बनने वाला जो एरिया होगा, ट्राइंगल होगा, उसके एरिया से हमेशा डबल होगा। तो अगर ये डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 1 बड़ा होगा, डेल्टा 2 फिगर में नहीं लग रहा, बट एक्चुअल में जो डेल्टा 1 होगा वो डबल आएगा किससे, डेल्टा 2 से, ठीक है, जस्ट ट्वाइस ऑफ इट। क्या है, कोई भी 3 पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी ट्राइंगल से बनने वाला एडवांस में, वो भी कोई भी ट्राइंगल से बनने वाला 3 पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल जो है उसका जो एरिया है वो डबल होगा उन्हीं पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, उन पे बेसिकली जो बनने वाला जो एरिया है उससे। सो दिस मच फॉर द पैराबोला। सी आई हैव जस्ट डन अ क्विक ब्रीफिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो पैराबोला में है, जो टूल्स यूज होते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस करते वक्त आप जिस चीज में अटको सिर्फ उसकी थियोरी रिवाइज करो। एक बार आपने सारा देख लिया ना, अब आपको याद कौन सी चीज है कौन सी नहीं है उसके लिए बार बार नोट्स पढ़ने की या बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और आप सॉल्व करते वक्त भूल गए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखनी है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा है,
फोकल कॉर्ड क्या होता है, वट एवर यू आर डूइंग, और आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही, तो आप नोट्स जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़े। तो ऐसा करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बार बार नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ आउट कर दिया। अपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें थोड़ा थ्योरी रिवाइज करना होता है। तो ये वीडियो सीरीज सिर्फ उसी के लिए है, दैट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इट्स जस्ट 2 months लेफ्ट बिफोर जेईई मेंस। इट्स नॉट फॉर एनीवन जो 11th में है और पैराबोला पढ़ना चाह रहा है। उसका अगर पैराबोला हो गया है, वो रिवाइज करना चाह रहा है, देन इट्स गुड। बट अगर नहीं हुआ है, इससे आप पैराबोला समझ नहीं सकते हो। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश नहीं की है, मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया है, ये कंसीडर करते हुए कि आपने पढ़ लिया है, तो यू नीड अ रिविजन फॉर इट। सो आई डिड अ क्विक रिविजन क्लास फॉर ऑल दोज जिनका भी 2 महीने बाद मेंस है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट रिविजन टॉपिक। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसे लगी, बिकॉज आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन मेकिंग द नोट्स ऐसे शॉर्ट वाले एंड देन एक्सप्लेनिंग इट इन अ स्पीड मोड। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। अगर हेल्प नहीं कर रही हैं तो ठीक है, आई विल स्टॉप दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड whatever you need you can tell me in the comment section. I will make the videos accordingly. ठीक है, thank you so much. Please do like and subscribe the video. If you have younger sister, brother or any relative who is in grade 5 to 10, so I also take Olympiad classes including NMTC, IOQM, RMO, INMO, Singapore, AMC, ये सारे SAFMO, ये सारे Olympiads की do take live classes and live batches, right? So you can just give, the contact number is given in the description. My website is niharikajani.com. You just contact me on the given number in the description or WhatsApp me directly. Visit the website, वहाँ पे आपको contact list मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। आई विल टेल यू द अपकमिंग या ऑनगोइंग कोई भी लाइव बैच जो चल रहा होगा, लाइव बैचेस लेते हैं। सो जो भी चल रहा होगा ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास हम आपको बताएंगे। you can ask them to join the Olympiad classes. As you are a JEE aspirant, you must be aware that how important the preparation of these Olympiads are. अगर हम 9th-10th means at least 8 to 10th के बीच में हम थोड़ा JEE फाउंडेशन कर लेते हैं, तो how much it helps in 11th-12th. So do let them know. So यही सारी चीज़ें मैं उनको ओलंपियाड के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, और थोड़ा बहुत JEE फाउंडेशन ओरिएंटेड भी चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। So thank you so much. Take care. See you in the next video. Please do like and subscribe. Thank you.